So we begin with current electricity. तो अब इस पे क्या क्या चर्चा होगा, क्या क्या बात इन्वॉल्व है, उसको एक एक करके अपने देखते जाते हैं। तो करंट इज रिगार्डेड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो खैर बचपन से तुमको पता है। और उससे रिलेटेड दो चार पांच बात और कि भाई इसका यूनिट एम्पियर हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सारा चर्चा तुमको पता है, तो उसके ऊपर अपने कोई खास बात करने वाले नहीं है। तो अपने डायरेक्टली इस बात पर चर्चा करना आते हैं कि भाई ये जो अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वो कैसे होता है, तो उस पर अपने यहां से डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अपने बोल रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग स्फीयर ए एंड स्फीयर बी। तो ए जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है और बी जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज, बट ए इज मोर पॉजिटिवली चार्ज इन कंपैरिजन टू बी। नाउ ए एंड बी are connected together by a conducting wire. It is connected together by a conducting wire. A और B definitely insulating stand के ऊपर situated है और इसके ऊपर एक कनेक्टिंग वायर को प्लेस कर दिया। अब बात ऐसा आता है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है, तो अपने बोलते हैं ए अगर ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है और बी अगर कम पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों पहले अगर आइडेंटिकल था तो मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए। तो एक बात 100% हो गया कि इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। तो मैं यहाँ पे एक बात स्थापित कर देता हूँ कि भाई ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन। और जो अगला बात अपने बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं द करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। तो ये हो गया करंट, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बी वाज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अपने करंट फ्लो ले लेते हैं। अब इस पे थोड़ा सा बहसबाजी हो जाए कि ऐसा क्यों किया गया, क्या है क्या ये, मतलब ये एग्जैक्टली क्यों किया गया, किस वजह से ये करते हैं अपने, इसका क्या रीजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक तो कहानी पहले हो जाए, स्टोरी इसके ऊपर एक तो बता दिया। तो स्टोरी देखा जाए, स्टोरी कैसा, तो बैटरी कैसे बना इसके ऊपर एक चर्चा हुई। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपने क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो वोल्ट जो है वो एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया। अब आता है कि एलेजेंड्रो वोल्टा ने ऐसा क्या किया था, तो उसके पहले क्या हो चुका था, क्या चल रहा था। तो अपने न्यूटन से स्टार्ट कर लेते हैं, वहां से कहानी बताना आसान है। तो अभी जो अपने एरा पढ़ रहे हैं वो है 1790s का एंड, 1800 का स्टार्टिंग। तो 1750s के बाद में चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चर्चा होने लगा। तो पहले क्या होता था, पहले डिस्कशन वाज ऑल अबाउट फोर्स, और बहुत सारा टाइप का फोर्स जो है वो न्यूटोनियन एरा में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूटन बोल के चला गया। उसके बाद एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ये कूलम ने आकर के कुछ बताया। तो काफी सारा आपने देख रहे हैं कि फोर्स के ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है, हर कोई चीज के ऊपर एक फोर्स फोर्स लगा करके कुछ समझाने की कोशिश की। तो अब क्या होता है ना, जब एक चीज होते जाता है तो अपने एक आदत बन जाता है कि चलो ये भी शायद फोर्स ही हो, ये भी शायद ऐसा ही हो, ये भी शायद ऐसा ही हो। तब लोग ये पता करना चाहते हैं कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या करंट जो है उसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाए। तो डी आर्सोनवाल नाम के साइंटिस्ट ने गैल्वेनोमीटर बना दिया था। गैल्वेनोमीटर गैल्वानी के नाम पे रखा गया क्योंकि गैल्वानी ने पहला कुछ बैटरी बैटरी बनाने का काम किया था। वो कैसा टाइप का बैटरी बनाता था, तो वो बोलता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेचर के एसोसिएशन में ही ऑब्टेन हो सकता है। तो ये कोई बड़ा बात तो है नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप नाम देखें तो उसको भी बोला गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक अपने किस चीज को बोलते हैं, तो आज के दिन में अगर जाओ तो सुपरमार्केट वगैरह में तो वहां बोलता है कि भाई ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड काउंटर। मतलब ये हो गया कि इसको बिना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर देकर के उगाया गया, नेचुरली अकरिंग थिंग्स, तो उसको अपने ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में भी पहले यही प्रचलित था
कि टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी नीड वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स थ्योरी चलता था कि एक वाइटल फोर्स यानी कि नेचर का एसोसिएशन होना जरूरी है, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेगा, अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकता। इसको तोड़ा कौन? इसको तोड़ा केमिस्ट का नाम है वोलर, WOHLER। तो उसने क्या किया, उसने लैब में पहली बार यूरिया डेवलप किया और उसके बाद बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक के बाद एक बनते बनते चले गए। एंड देन फाइनली एक काउंसिल गठित करना पड़ा कि भाई इतना सारा नाम है, ये याद रखा नहीं जा सकता, तो फिर IUPAC वगैरह का फॉर्मेशन। वो दुनिया है। अपने इस दुनिया में है जहाँ पे गैल्वानी नाम का एक साइंटिस्ट है, वो भी बोल रहा है कि भाई वाइटल फोर्स का एक नीड है, एक नेचर का एक एसोसिएशन होना चाहिए। और बात बात पे किया क्या जाता था, तो टिल वेरी रिसेंट पास्ट तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसा अपने स्कूल के जमाने में अगर कभी नॉस्टैल्जिया होकर के अगर बात अगर करें तो लोग भी ऐसा बोलते होंगे कि भाई हम लोग का साइंस का टीचर फ्रॉग काट के दिखाता था। तो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जिसको हर समय परेशान कर दिया गया, उसको उठा के लाया गया, उसको काट पीट दिया गया। तो उस एरा में भी ऐसा ही कुछ होता था। तो एक फ्रॉग को कहीं से उठा करके लाया गया और लाने के बाद उसके अंदर मेटल प्लेट्स डाल दिया गया, पैर के बीच में ऐसे कहीं पे भी डाल दिया, और फिर बोला देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। बट इट इज नॉट अ वेरी फिजिबल थिंग। अगर मान लो अगर ऐसा होता भी है और अगर उसके ऊपर अगर एडवांसमेंट कर भी देते तो ये अच्छा तो नहीं लगता ना कि हम एक तो फ्रॉग ले उसके ऊपर 2 मेटल डालें और फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, वहां पे हम फोन को अपना चार्ज करें, इट विल नॉट लुक गुड। तो एलेजेंड्रो वोल्टा जो है उसके भी मन में ऐसा ही कुछ ख्याल आया कि भाई ये तो क्या है, ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा बात नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पीटा वीटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ था हमारे साथ मेरे हिसाब से। तो एलेजेंड्रो वोल्टा क्या किया, एलेजेंड्रो वोल्टा रॉयल सोसाइटी लंदन में, रॉयल सोसाइटी में उसने एक पहला बैटरी बनाया यूजिंग जिंक एंड कॉपर प्लेट इनसाइड अ डाइल्यूट एसिड। तो पहला बैटरी बन गया। अब पहला बैटरी जब बन गया तो उसके लिए हम लोगों ने कह दिया वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं, तो वोल्ट। तो एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे हम लोगों ने कह दिया वोल्ट। बहुत बढ़िया बात। अब कंडक्टिंग वायर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, कोई सामान कोई नहीं कंडक्ट कर रहा। अब आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो अपने बैटरी में सुनते हैं वो एग्जैक्टली क्या। तो वो ऐसा है कि भाई एक हम लोगों को एक क्या बोलते हैं, एक नोमेनक्लेचर करना था कि एक को पॉजिटिव माना जाए, एक को नेगेटिव माना जाए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। तो अब केमिस्ट्री में जो थ्योरी आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह के रिलेटेड में, तो उसमें क्या किया गया, देखा गया भाई कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करता है। तो उसके अकॉर्डिंग सब मेटल का एक लिस्ट बना दिया गया, मेटल एक्टिविटी सीरीज टाइप का बोल करके। तो उसी बेसिस पे जब इन लोगों ने पहला बैटरी बनाया तो उसमें एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव नाम दे दिया गया। तो पॉजिटिव वाले को बोला गया कि इट इज एट हायर पोटेंशियल, दूसरे वाले को बोला गया लोअर पोटेंशियल, और नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला कि भाई फोर्स बड़ा प्रचलित हो गया था, हर किसी चीज के पीछे फोर्स पाया जा रहा था। तो यहाँ पे ये नादान परिंदे लोग को लगा कि ये भी शायद फोर्स ही होगा, तो लोगों ने पहले नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बाकी बाद में देखेंगे। तो लोगों ने नाम तो दे दिया। अब क्या है, अब चर्चा चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर में आता है, ऐसा होता है वैसा होता है, एक के बाद एक एडवांसमेंट हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। और ऐसे चलते 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 पूरा 1800 जो है, मतलब 18, ये जो मैं तुमको एलेजेंड्रो वोल्टा वाला स्टोरी बता रहा हूँ, इट वाज जस्ट बिफोर 1800, मतलब 1795 1799 के बीच में ये सब कहानी घटा। उसके बाद एक बैटरी आने के बाद करीबन करीबन 100 इयर्स लग गए एक फाइनलाइज्ड, अपने जिसको बोलते हैं ना कि भाई हाँ ये इलेक्ट्रिकल सर्किट और ये ऐसा और ये ऐसा और ये ओम्स लॉ और ये फलाना ढिमकाना बनाने में 100 साल लग गए। तो अब इस एंड में आते आते अब हम लोग जब 1900 में एंटर करने वाले आफ्टर 100 इयर्स, तो चर्चा खड़ा होता है कि भाई करंट क्या है। तो करंट क्या है ये चर्चा नहीं खड़ा होता है, चर्चा ये भी खड़ा होता है कि एटम क्या है। चर्चा ये भी खड़ा होता है कि एटम क्या है, लेकिन उसके पहले करंट वरेंट का डायरेक्शन जो है वो सब स्पेसिफाई कर दिया गया है। हम लोगों ने मान लिया है कि करंट वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट का एसोसिएशन किसी भी चीज से पाया नहीं गया है, तो करंट को हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब घोषित कर दिया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बना दिया गया है विदाउट नोइंग द इंटरिम कॉज व्हाई इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम दे दिया, बाद में देखेंगे क्या। अब क्या होता है, अब जैसे जैसे एटॉमिक थ्योरी डेवलप होता है और उससे रिलेटेड कुछ कुछ बात आने लगता है, तो ये डिस्कवर होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से करंट है, करंट कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही करंट होता है।
लेकिन तब तक तो किताब लिख चुके थे, तब तक तो घोषणा कर चुके थे, तब तक मिठाई बंटवा चुके थे, तो अब शादी तो तुमको उसी से करना होगा, वैसा वाला बात हो गया कि भाई सब हो गया, अभी कार्ड वार्ड सब छपा दिए, अब शादी उसी से होगा। तो अब क्या है, अब ये जो सर्किट है इसी को हम लोग बोलते हैं भाई करंट ऐसा होता है, और करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होता है और करंट का डायरेक्शन उसके उल्टा हो जाए। तो ये ऐसा बात बाद में बता दिया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसके बाद सिंपल बात, अब पोटेंशियल डिफरेंस का भी पर्दाफाश हुआ। उसे बोला गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके सर्किट में जब जा रहा है तो उसमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोगों ने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका फोर्स से कोई ताल्लुकात नहीं है। देयर इज नो एसोसिएशन with force and potential difference, but the battery is still said about electromotive force. फोर्स प्रचलित हो गया था ना, मैंने कहा तो उस जमाने में जैसे एक के बाद एक के बाद एक चीज फोर्स से आइडेंटिफाई हो रहा था, तो उस टाइम में इसका भी जब जब ही वाज बोर्न तो इट वाज आल्सो नेम्ड एज फोर्स। जिस जमाने का आदमी होगा उस जमाने का नाम हो जाएगा, तो वैसा टाइप का नाम दे दिया गया। थोड़ा पुराने जमाने का होगा 70-71 का, तो महेंद्र विजेंद्र देवेंद्र चल रहा है, अब आजकल छोटा छोटा नाम होता है, समझ गए ना। तो वैसे ही उसको नाम दे दिया गया फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दे दिया गया। हालांकि है क्या वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अब फिलहाल अपने इस पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, दो हम लोगों ने स्फीयर लगाया है और बीच में एक कंडक्टिंग वायर है। वो जो पूरा कहानी था तुमको इसलिए बता दिया गया ताकि तुम्हारे मन में जो बीच बीच में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों लिए, वैसा क्यों लिए, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, बैटरी क्या है, किस लिए है, तो इसलिए कहानी सुना दिया गया। ये कहानी को दिमाग में रखोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा। अब बात ये आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से एक कंडक्टिंग वायर में जाएगा। तो अपने जो है ये हो गया मूवी का पोस्टर, ये जो भी तुम्हारे पास है ये मूवी का पोस्टर, ठीक है ना। एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हो गया हीरो, एक बिजली है, ये हो गई हीरोइन, ये जो वायर है ये कोई रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, वो हो गया विलन। और ये जो साइड में तुमको एक हैंडसम सा आदमी दिख रहा है, ये है डायरेक्टर, ये है प्रोड्यूसर, ये स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है ना। तो अब जो है इसके बारे में चर्चा किया। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग हीरोइन और विलन को मिलाएंगे, फिर बीच में किसी हीरो को लेकर के आएंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो चलो भाई मूवी के पोस्टर को खोला जाए और मूवी के बारे में पढ़ाई किया। तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, इस वायर का एक हम लोग कोई डायग्राम बनाते हैं। तो वो कुछ नहीं लिखना है, तुम खाली सुनोगे बस, लिखना विखना कुछ नहीं, जब पेज भर जाए तो एक स्क्रीनशॉट लेते रहना बस, लिखना अभी कुछ नहीं। तो अपने बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है मटेरियल के अंदर, मान लिए होता है, प्रोटॉन भी तो होता होगा। उसके बाद क्या लेना देना है, उसका दूसरा बात अपने बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तब कंडक्टर मानेंगे। इलेक्ट्रॉन तो लकड़ी में भी है, लगा दो ले जाके वायर के बीच में, होगा क्या काम, नहीं चलेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो अपने उसको कंडक्टर मान लेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कि भाई एक एटम था, मतलब एक पूरा एटम, मतलब जो पूरा वायर जो है वो एक जॉइंट फैमिली के जैसे बिहेव कर रहा है, गांव के जैसे बिहेव कर रहा है। तो एक गांव में एक आदमी उठा सुबह से लेकर के पूरा दिन तक गांव में घूमता रहता है, इसके घर उसके घर, इसके घर उसके घर, वो इस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ वहां जा सकता है, आ सकता है, लॉकडाउन नहीं लगा। लॉकडाउन लग गया तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने जगह पे बैठ गया, वो हो गया इंसुलेटर, अब यहाँ वहां नहीं जा सकता है। अपने घर के अंदर रहो, यानी कि अपने एटम के अंदर रहो, उस दायरे के अंदर रहो, तभी क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, दे कैन मूव, दे कैन रोम अराउंड द एंटायर सेगमेंट ऑफ वायर। और क्या एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जा रहा है, उधर से उधर घूम रहा है, उधर से उधर घूम रहा है, ये ऐसा चर्चा चल। तो इसको अगर अपने ड्रॉ करें तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, बस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई इलेक्ट्रॉन अगर राइट जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाता होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन नीचे जाता होगा। तो अपने ऐसा बोल सकते हैं कि कोई सिविलाइज्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल करके नहीं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो वही वाला बात हो गया, सम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस इज जीरो। डाइपोल मूवमेंट के दौरान भी तुमको बताया गया कि अगर बहुत सारा डाइपोल है, इधर उधर लग रहा है, तो उसका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वायर के अंदर, और उसके साथ साथ फिक्स पॉजिटिव चार्जेस भी हैं।
फिक्स पॉजिटिव चार्जेस भी है। ये क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकल के अगर चला गया तो वो एटम के ऊपर हल्का फुल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना भाई। तो जो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करें और अपने ऐसे मानते हैं कि एटम अपने जगह से नहीं हिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये फिक्स पॉजिटिव चार्जेस है। इसको कर्नेल्स भी बोलते हैं, खैर वो सब जानने की जरूरत नहीं। ठीक, तो देयर आर फिक्स पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट लाइक दिस। अब क्या होता है, अब अगर एक वायर को ऐसे ही हम रैंडमली रख के रखें, ऐसे कोई वायर को ऐसे ही रखें, doesn't make any sense, not connected in a circuit, just like this a wire is there। तो इस वायर में क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे आ रहा है, कोई दाएं जा रहा है तो कोई बाएं जा रहा है, कुछ 90 डिग्री एंगल पे, कुछ 45 डिग्री पे इधर जा रहा है तो कुछ 45 डिग्री पे इधर जा रहा है, such that the impact of one electron is cancelled by the another electron। तो कोई इम्पैक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तब भी है। मजा कब आएगा, मजा तब आएगा जब हम स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो तुमको झटका लगता है, बंद कर दो कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तब भी है, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग रैंडमली विद इन द वायर, they are not oriented, they are not oriented, they are not moving in the same direction, so they are not creating any impact। तो अब ऐसा बात है कि अगर अपने इसको इधर से आकर के देखें तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी का कम, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तुम इस तरीके से मान सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया गया, और मैं ऐसा बोल रहा हूं that if a electric field is applied suppose like this, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं से आ जाए तो now what will happen, every electron will experience a force due to this electric field in the opposite direction of electric field which will produce an acceleration। तो अभी तक हम क्या बात बोले, अभी तक अपने ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकाले तो m1 v1 m2 v2 m3 v3 सब जीरो आ जाएगा, तो कुछ खास आने वाला नहीं। तो अभी अपने बोल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टेकन टुगेदर एवरेज इज जीरो। अब क्या है, अब अपने बोल रहे हैं कि इसके वजह से एक फोर्स लगता है और उसको अपने लिखते हैं ई, और अगर फोर्स को अगर अपने लिख देते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहां से अपने जो है अपने एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया ई बाई एम। तो ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दी वायर, तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वायर आ गया, ऐसा ऐसा एक बात आ गई। अब मैं बोलता हूं इफ आई टॉक अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी देन इट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, ये एवरेज टोटल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है जिसका वैल्यू जीरो है। और अगला बात अपने बोलते हैं कि इफ टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, इसके ऊपर अपने थोड़ी देर बाद चर्चा करें। ये क्या है थोड़ी देर बाद बताइए, अभी फिलहाल ऐसा मान लो कि कुछ है। तो इफ टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, तो अपने लिखते हैं कि इफ वी अप्लाई दिस एक्सप्रेशन v इक्वल टू u प्लस एटी, तो अपने बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा e बाई m टाउ, एंड दिस वेलोसिटी इज रिगार्डेड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज regarded as ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलैक्सेशन टाइम क्या, थोड़ी देर बाद बता। तो ये कैसा बात है, क्या गया ई बाई एम इंटू टाउ। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, थोड़ी देर बाद बता। vd जो है वो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए vd लिखते हैं, vd तो सफिक्स में d लिख दी और कुछ। तो अभी तक जो हम लोगों ने कुछ किया है उसके बारे में भी एक चर्चा हो जाए कि हम लोगों ने अभी तक किया क्या। हम लोगों ने अभी तक ऐसा माना कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, उसके लिए एक वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली। अब अपने थोड़ा सा और एक चर्चा करते हैं, तब जो थोड़ा सा एक और चर्चा करते हैं उसको अपने ऐसे करते हैं कि भाई इफ आई कंसिडर that there are n electrons per unit volume, so if n be electron density, free electron density, तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर अपने बोलते हैं कि ए बी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जब हम लोगों ने कहा कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा होता है,
तो अपने बोलते हैं कि भाई अगर अपने ऐसे लिखें एंड ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो अपने लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है ना भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने लिख देते हैं एन ए एल। ए क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल हो गया लेंथ, तो एल हो गया लेंथ और ए जो है वो हो गया क्रॉस सेक्शन। सिंपल बेसिक बेसिक बात है, नॉर्मल एक बात करते हैं। तो ऐसा बात, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि देयरफॉर टोटल चार्ज फ्लोन, तो अगर ई अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना हो गया एन ई ए एल, एन ई ए एल नीट। तो टोटल चार्ज कितना आ गया एन ई एल। और अगर मैं लिखता हूं करंट, तो इट कैन बी रिटन एज चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन, तो हम लोग इसको टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक बात है, ये जो L बाई टी आया इसको अपन लिख सकते हैं एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी का हम लोग चर्चा करें तो उसको वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी, और ये फिर से क्या आ गया, ये वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग यहाँ से एक और एक्सप्रेशन निकाल के लेकर के आए कि आई इक्वल टू एन ई ए वी। तो यहाँ पे एक बात आया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, द फोर्स विल एक्ट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक सिविलाइज फ्लो करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तभी इंपैक्ट क्रिएट होगा। तो उससे हम लोगों ने पहले एक एवरेज वेलोसिटी निकाला। मेरे मन में सवाल रह गया कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, थोड़ी देर में बताएंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए कि अगर एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसी मटेरियल का, कि इतना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ले ले, एल लेंथ ले ले, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले ले, तो अपने अगर बेसिक से बात करें तो पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद टोटल चार्ज फ्लोन निकाला। तो यहाँ से करंट का एक वैल्यू आ गया आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब यहाँ से अगर अपने इस वी डी का वैल्यू को अगर इसमें पुट कर देते हैं तो वी विल ऑब्टेन, इसको जैसे मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन नंबर 1 और इसको अपने लिखते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को अपने मिला देते हैं, तो अपने लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग लिख देते हैं I इज इक्वल टू एन ई ए, और जो V है उसके जगह पे लिख देते हैं ई ई बाई एम टाउ। तो हो गया ई ई बाई एम इंटू टाउ। तो फ्रॉम हियर आई गेट I इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम इंटू ई, और मैं एरिया को यहाँ डिवाइड कर दूँ, यहाँ मैं एरिया को डिवाइड करती हूँ। अभी ये जो टर्म है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, एक टर्म अपने बोलते हैं जिसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी करंट डेंसिटी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक टर्म है जिसको अपने बोलते हैं करंट डेंसिटी, वो होता है करंट पर यूनिट एरिया, उसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं जे वेक्टर से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके बारे में एक बात कि इफ जे वेक्टर इज रिगार्डेड एज करंट डेंसिटी, जिसको अपने लिख देते हैं कि जे वेक्टर इज इक्वल टू आई बाई ए। तो अपने यहाँ पे अगर इसको जे वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट अगर करें तो जे वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इस टर्म को अगर अपने ध्यान से देखें तो एन क्या हो गया, एन हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ क्या हो गया रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए मोटा मोटी कांस्टेंट ही आ जाता है, पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा, वेयर सिग्मा इज रिगार्डेड एज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल।
और ई जो है वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लेकर के आए इसको अपने बोलते हैं फिजिसिस्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिजिसिस्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मेरे मन में बहुत सारा सवाल हुआ है, क्या बात करते हैं, ये ओम्स लॉ थोड़ी ना हो, आपको पता नहीं। देखते आपने यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। अच्छा एक बात और हम लोग क्या जानते हैं, कंडक्टिविटी का उल्टा हो जाएगा रेजिस्टिविटी। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? रो। रोने का बात नहीं, 1/सिग्मा, वेयर रो इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये हो गया क्या? ये हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और ई क्या है? ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह गया जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई। जे क्या हो गया? करंट डेंसिटी आई बाई ए। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। और ई वेक्टर इज रिगार्डेड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर इज रिगार्डेड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा बात लिखा अभी तक ऐसा बात लिखा। अब देखो अगले लाइन पे हम लोग क्या करते हैं नाउ। अपने क्या कर रहे हैं? अपने लिख रहे हैं जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जे कैन बी रिटन एज आई बाई ए। यही तो था। इसको चुपचाप सिग्मा रहने देते। नाउ ओवर हियर आई एम सेइंग कि अगर ये एक करंट कैरिंग वायर था जिसका एक एंड यहाँ पे लगा, एक एंड यहाँ पे लगा, यही तो था। एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि ए के ऊपर अगर चार्ज ज्यादा है तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी के पोटेंशियल से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया पोटेंशियल ए बी ए, ये हो गया पोटेंशियल बी बी बी। और हम लोग मान लेते हैं कि लेंथ इज एल। तो हम लोग जो एक्सप्रेशन पढ़े थे बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। ये बी ये ए। हम लोगों ने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मोटा मोटी कांस्टेंट है मटेरियल के अंदर। तो अपने लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू एल। तो E can be written as potential difference divided by length L, where L is length of the wire। हम लोगों ने माना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मोटा मोटी क्या है? कांस्टेंट है। उसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अपने लिख सकते हैं कि E can be written as potential difference by L। और यहाँ से अगर अपने लिखे तो अपने लिख सकते हैं V इक्वल टू L अपॉन सिग्मा A इंटू आई। 1/सिग्मा को लिख सकते हैं रो। ये हो गया रो एल अपॉन ए इंटू आई। और जो रो एल अपॉन ए उसको लिख देते हैं आर। तो ये आ गया वी इक्वल टू आई आर। ये आ गया इंसान फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यही है ना जिसको तुम पहचानते हो ओम्स लॉ के नाम से। तो जे इक्वल टू सिग्मा ई से डिराइव हुआ। और अपने लिख देते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या मटेरियल। तो ये कुछ ऐसा बात हो गया। अब इसके ऊपर अपने और चर्चा करेंगे कि ये एग्जैक्टली बताया कि नहीं, पढ़ाया कि नहीं, ये क्या बात हो रहा था, मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या करते, कहाँ करते 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 ओम्स लॉ आ गया। मतलब समझ में नहीं है कहाँ कहानी था, कहाँ पहुंच गए अपने, मतलब कितना आगे आ गए अपने, मतलब एलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया कि इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी ने इजाद कर दिया, थॉमसन, और उसके बाद ये आ गया। तब इस पे चर्चा करेंगे 2 मिनट। तब पहले बात को ऐसे समझा जाए, पहले बात को ऐसे समझा जाए कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। इट इज कॉल्ड एज पॉल ड्रूड मॉडल। ड्रूड नहीं बोलते, ड्रूड, ड्रूड, DRUDE, ड्रूड मॉडल। अब होता क्या है, अब तुम्हारे मन में फिर एक सवाल आएगा जो हम हर बार बोलते हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि लॉ को डराइव नहीं कर सकते। फिर तुम पूछोगे ये क्या किया? अभी तो किया, ऐसे ही देख रहे। तो किया क्या? किया ऐसा कि हमने कुछ नहीं किया। पॉल ड्रूड नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक थ्योरी बनाया कि मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन जाता होगा वायर में, क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा। तो उसने कुछ कुछ पैरामीटर्स को लगाते 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 जब देखा तो उसने देखा कि हाँ ओम्स लॉ ऐसे आ जाता है। अब अपने इस बात पे आते हैं कि हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम नहीं बताया। हम लोगों ने काफी बात माना। तो क्या क्या माना?
तो सबसे पहले तो हम लोगों ने माना F इक्वल टू ई, मतलब क्या हो गया, वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन कूलम्स लॉ। फिर हम लोगों ने F को ma लिख दिया, मतलब क्या हो गया, वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन न्यूटन्स लॉ। फिर हम लोगों ने वी डी इक्वल टू यू प्लस एटी जब किया तो हम लोगों ने कह दिया कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट है हर इक्वेशन को। इसीलिए मैंने कहा था हर इक्वेशन को जब आप लगाते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो उसका काफी मतलब होता है, उसके पीछे जो कंडीशन सप्लाई है वो उसके साथ आता है, वो याद रहना चाहिए। जब v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया तो क्या लगाया, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा रहे हैं, और क्या मान के लगाया था इक्वेशन ऑफ मोशन, कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने क्या बोल दिया कि ये जो है ये एवरेज स्पीड है, और ये भी लगभग लगभग कांस्टेंट होता है। तो मन में बात आया कि ये टाउ क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है। यहाँ पे बोला ना हम लोगों ने कि एक इसको एल बाई टी को बीडी से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या स्टाइल हुआ, इसको हम लोग बीडी लिख दिए। मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या भाई, ये तो एवरेज वेलोसिटी को आपने वहां से v इक्वल टू यू प्लस एटी जो जो इक्वेशन ऑफ मोशन से लगाया था उसको लगा दिया। दिस इज बैड फिजिक्स, लेकिन बैड नहीं है, समझा देंगे थोड़ा देर में। तो ये ऐसा है, चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन, और चर्चा करते करते बात में हम लोग पहुंच गए करंट डेंसिटी, और जे इक्वल टू सिग्मा ई, इसको बोल दिया गया फिजिक्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और यहाँ उलट पलट पता नहीं क्या किया, और यहाँ पहुंच गए। यहाँ हम लोगों ने बीच में ही मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ऐसे कैसे मान लिया। तो ये एक चीज को लेकर के आने के लिए हम लोगों ने काफी उत्पात मचाया। तो तुमको लग रहा है कि बड़ा स्मूथली हो गया, रियलिटी में अगर देखा जाए तो हर लाइन पे उत्पात मचाया गया, हर लाइन पे एक बार उत्पात मचाया गया है। एफ इक्वल टू ई मानना, एफ को एम ए लिख देना, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देना, और तुम मुरारी बापू जैसा वो क्या बोलते हैं, भगवान का चल रहा होता है ना पाठ वगैरह, वो सोच के तुम अपना सुनते जा रहे हो, भगवान प्रकट हो गए, है ना। मस्त चल रहा है तुम्हारा एकदम मस्त ऐसा भागवत चल रहा है। उसमें क्या होता है, भागवत में लोग सवाल ववाल नहीं पूछते हैं, ठीक है बस जैसे बोल दिया अभी भगवान प्रकट हो गए तो हो गए बस खत्म, ऐसे ही होता है उसमें सवाल जवाब पूछने का नहीं। वैसे तुम भी वैसे ही पढ़ रहे थे कि क्या भाई ये अच्छा है, बहुत बढ़िया कुछ बताया जा रहा है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और फिर बस भगवान आ गए, बस बात खत्म। बस उसके बाद तो लॉज ऑफ फिजिक्स आर नॉट एप्लीकेबल, ये तो न्यूटन खुद बोल के गया कि वी इन्वॉल्व गॉड देन इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल। खैर कोई बात। तो अब एक एक करके एक एक बात को पहले लगा लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ, क्योंकि सारा बात ठीक है, उन्होंने कहा सारा बात ठीक है, तो इसीलिए क्या है वो वाला जो बात है वहां पे भी बात ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने कुछ कुछ चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या, सबसे पहले समझेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या, और उससे पहले ये जानना है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कैसे। तो बहुत स्कैम किए बे, ये कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए। अभी कुछ दिन पहले आप ना पढ़ा रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर डू नॉट एग्जिस्ट। तुमको कुछ पूछना है नहीं पूछना, तुम कुछ नहीं पूछा हमसे, हम चुपचाप पढ़ा रहे थे, तुम सुनते जा रहे थे, तुम बस ठीक है चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और फिर ला 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 ला। इसीलिए हम बोले बीच बीच में सवाल पूछते रहना जरूरी है, इसको इस तरीके से नहीं अटेंड किया जाए क्लास कि मतलब क्या होता है कि कुछ पुरान पुरान चल रहा है तो सवाल वाल पूछना उसे मना होता है, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग लॉजिकल बात करने के लिए बैठे, और इसमें बहुत स्कैम हो गया। अब इसको एक एक करके तुमको समझाया जाए कि क्या क्या स्कैम है। चलो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं कि भाई रिलैक्सेशन टाइम क्या है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे वीडी, तो ये फंक्शन ऑफ टाइम आया जिसको हम लोगों ने टाउ माना, और फिर यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान के सीधा ये लिख दिया, इट्स बैड फिजिक्स। तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस क्या होता है अपने वो समझते हैं, तो अपने को रिलैक्सेशन टाइम भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम है जिसमें मैंने कहा था कि भाई एक अगर कोई वायर है, तो वायर में क्या है, एक सिविलाइज्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, इलेक्ट्रॉन कोई राइट जा रहा है तो कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब असली में क्या अपने इसको इस तरीके से समझते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। तो हम लोग एक फिसल पट्टी ले, मतलब इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन जो हम लोगों ने बना लिया, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोगों ने काफी सारा
कील लगा दिए, कील कील नेल्स, ऐसे बहुत सारा कील लगा। ठीक है ना, ये एंगल थीटा हो गया। तो एक 3D डायग्राम बना दिया गया इंक्लाइन प्लेन का। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ ऊपर से बहुत सारा छोटा छोटा टेबल टेनिस बॉल जो है उसको डाउन द इंक्लाइन हम लोग फेंक देते हैं, बहुत सारा, जितना मैंने बना उससे भी ज्यादा। तो अब क्या होगा, अगर इस टेबल टेनिस बॉल का मोशन आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो अपने बोलेंगे भाई आपने रेस्ट से उसको रिलीज किया, अगर एक इंक्लाइन प्लेन अपने मान लेते हैं, तो भाई यहाँ से कोई आपने बॉल को रिलीज किया तो ये पहले आएगा, पहला अपना कील से एक टकराएगा, तो जैसे ही टकराएगा तो एक बार मोमेंटरली रेस्ट पे आ जाएगा, it will come to a momentarily halt, then again it will start its motion in the downward direction, will collide with the next nail, again will come to a momentarily halt, फिर वापस से नीचे की तरफ आएगा, फिर टकराएगा, फिर एक बार को रुक जाएगा और ये नीचे जाते जाएगा। बात आता है सर नीचे बार बार क्यों जा रहा है? अब ये स्लोप है ना, स्लोप तो है तो नीचे ही तो जाएगा और कहाँ जा सकता है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, भिड़ा एक बार को रुका, फिर चला, फिर भिड़ा, फिर एक बार को रुका, फिर चला, फिर भिड़ा, एक बार को रुका। तो टाओ जो रिलैक्सेशन टाइम है, इट इज द टाइम बिटवीन दोस टू सक्सेसिव कोलिजन। तो मोटा मोटी वो टाइम जो है वो एक कांस्टेंट आ जाता है किसी एक मटेरियल के लिए, किसी एक मटेरियल के लिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ई बाई एम टाओ जो है वो एक कांस्टेंट है। And relaxation time is the time interval between two successive collisions of these electrons. तो ये जो मैंने टेबल टेनिस बॉल बोला ये इलेक्ट्रॉन्स है, और जो कील बनाया वो फिक्स पॉजिटिव चार्जेस, ये हो गया फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। इसको ध्यान से सुन लो। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से आया तो उससे एक बार को भिड़ा, टकराया, रुका, मोमेंटरली रुका, फिर वापस से चलना स्टार्ट कर दिया। तो एकदम ये बात एप्लीकेबल हो गया ना कि u इक्वल टू 0 है, एक एक्सिलरेशन आया, फिर वापस से इतने टाइम बाद टकरा गया, तो ये स्पीड बार बार आ जा रहा है। तो जब ये स्पीड बार बार आ जा रहा है तो हम लोग मान रहे हैं कि क्योंकि इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स है तो उन सब का एवरेज स्पीड जो है वो यही है, वो यही है। So this is regarded as drift velocity. The average speed with which the electrons are drifting inside the material or a wire is regarded as drift velocity. And relaxation time हम लोगों ने क्या कहा? The time interval between two successive collision of the electrons with a fixed positive charges while it is moving from high potential to low potential. तो ये high potential हो गया, ये low potential हो गया। तो जैसे नीचे आ रहा है वैसे ही क्या हो गया, एक जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके रखा है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले बात पे आ जाते हैं अपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 कब? जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाए तब। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगा टू नलीफाई द पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आप कॉन्स्टेंटली पोटेंशियल डिफरेंस बनाते जाएंगे तो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते जाएगा, यानी उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश्ड रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बार बार नलीफाई नहीं कर पा रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो अपने बोलते हैं कि चार्जेस आर एट रेस्ट, बार बार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाता है। हम लोगों ने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया तो वो क्या किया, वो एक बार को उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज को इंड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, उसको नलीफाई हुआ, बात खत्म हो गया। तो चार्ज तो इंड्यूस हुआ ही होता ही है ना, चार्ज इंड्यूस तो होके रहता ही है, वो तो खत्म नहीं होता है। जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक उसके आउटर सरफेस पे तो चार्ज इंड्यूस होता ही है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 कर देता है। यहां इस केस में जब कॉन्स्टेंटली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है तो एट नो पॉइंट ऑफ टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर इज 0। तो बार बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसके वजह से फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को हम लोगों ने इससे इक्वेट कर दिया, और यहाँ पे इसके बाद बात सरल है, ये ऐसा आ गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला बात जो, अच्छा कांस्टेंट इसीलिए ले लिया हम लोगों ने और इसको एल से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये जो है यहाँ हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने क्लासिकल मॉडल माना है। इसके ऊपर काफी सारा मॉडल होता है, क्वांटम मॉडल भी है, तो अलग अलग टाइप का मॉडल है। तो जो अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा उसके हिसाब से ये मॉडल जो है ये यहाँ पे सटीक बैठता है। और ये जो है ये एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी आ गया कि रेजिस्टेंस क्यों है, कैसे है, मतलब क्या है। काफी बार लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई करंट जा रहा है, करंट को खाली ऑब्स्ट्रक्ट क्यों कर रहा है, रोक क्यों नहीं ले रहा है। अरे ये कील इतना बड़ा नहीं है कि दीवार थोड़ी ना कि इसको रोक लेगा, इससे भिड़ेगा, भिड़ने के बाद वापस से जाएगा। मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक भी गया, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इस कील को ढक देगा तो अगला जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके आसपास से निकल जाएगा, उसके आसपास से निकल जाएगा। तो ओवरऑल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट स्टॉप्ड, इसीलिए द फ्लो ऑफ करंट जो है वो भी रुकता नहीं है। तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो कांस्टेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिगार्डेड एज रेजिस्टेंस। वो क्या करता है, वो करंट को रोक नहीं रहा, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। एंड ओवर हियर वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा, जहां पे हम लोगों ने कह दिया ne² tau by m। अब इसके ऊपर अपने और चर्चा करेंगे, इसके ऊपर अपने भी और चर्चा करेंगे। तो वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टेंस और उसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ साथ कैसे होगा। तो अपने आते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो अब पहले तो एक बात, एक काम किया जाए, ओम चाचा के बारे में भी एक बात पहले बता दें। तो जिसको ऐसा लग रहा है कि ओम इंडियन साइंटिस्ट है, इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। OHM वाला ओम, OM वाला ओम नहीं, और ना तो जादू वाला ओम, ओम 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 ओम, वो भी नहीं, ये जॉर्ज साइमन ओम। अब ये क्या किया, ये बाजार गया, मत, तो बाजार गया, बाजार जाकर के एक पोटेंशियल डिफरेंस का एक वोल्ट मीटर लाया, एक एमीटर लाया, रेजिस्टेंस लाया खरीद करके, और वो सबको जोड़ करके एक सर्किट, और वो सर्किट जो है वो ऐसा दिखता है, वो दिखा सर्किट नहीं दिखा रहे तो एक सेटअप दिखा देते तो उसमें एक ओवरऑल अरेंजमेंट अपने को मिल जाएगा ओम जैसा का। तो वो जो है वो कुछ ऐसा एक डिवाइस है, समथिंग लाइक दिस। तो वी हैव फ्यू थिंग्स ओवर हियर इन्वॉल्व, इसको आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये एक इसके अंदर सर्किट जो है बना बनाया है। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है, और एक बैटरी से साथ उसको इन्वॉल्व कर दिया गया है। एंड देन वी हैव अ रियोस्टाट। तो रियोस्टाट क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपने को ऑफर करके देता है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट जो है, इसको ऑब्वियस सा बात है, तो एक फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है। जब जॉर्ज साइमन ओम ने बनाया होगा तो इस तरीके से तो नहीं बनाया होगा। उस टाइम वोल्ट मीटर अलग मिलता था, एमीटर अलग मिलता था। आज हमारे पास मल्टीमीटर आता है जो सारा सारा काम कर देता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एरा। तो वोल्ट मीटर, एमीटर सबको लगा दिया गया एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और वो क्या किए, वो आहिस्ते आहिस्ते करके करंट के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस को चेक कर रहे थे कि अगर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अगर देंगे तो करंट कैसे कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात फिर से खड़ा हो जाता है कि जब अपने लिखते हैं V इक्वल टू IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए करंट है, कि करंट है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अपने लिखते हैं F इक्वल टू ma, तो एक्सिलरेशन है इसलिए फोर्स है, कि फोर्स है इसलिए एक्सिलरेशन। तो इसका क्या अपने बोलते हैं, अपने बोलते हैं कि क्योंकि फोर्स है इसीलिए एक्सिलरेशन, और यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं कि क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है इसीलिए करंट। तो जनरली यही होता है कि जो लेफ्ट वाला साइड है वो है इसलिए वो है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं, कभी कभी बदल भी सकते, कभी कभी बदल भी सकते। एग्जांपल दे, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी है इसलिए डेल्टा एम नहीं है, डेल्टा एम है इसलिए बाइंडिंग एनर्जी, पता नहीं क्या है, खैर बाद में कभी देखेंगे, कभी देखेंगे, सोचते चर्चा करेंगे कि क्या है, करें। मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ कि एनर्जी था इसीलिए मास बना, मास है इसलिए एनर्जी में कन्वर्ट हुआ कि एनर्जी था इसलिए मास बना, बड़ा सोचने योग्य बात है।
खैर उस बारे में भी अपने नहीं जा रहे, उस पर चर्चा करना भी नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट है, इसीलिए ओम्स ने, जो ओम है, जो साइंटिस्ट है, उसने क्या कलेक्टिवली एक बात बोला, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट वाला बात है, उसके ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे कि वेरिएशन विद टेम्परेचर आया कैसे। जो वेरिएशन विद टेम्परेचर का अपने बात करें वो बात है क्या। तो अपने यहाँ पे फिर से एक बार लिखते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो अब यहाँ पे एक बात तो ऐसा हो गया कि ई स्क्वायर और एम को तो टेम्परेचर से कोई लेना देना, ई स्क्वायर बाई एम इज नॉट हैविंग एनी लेना देना विद टेम्परेचर। टेम्परेचर को लेना देना है एन और टाउ से। एन आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम। तो अब अपने यहाँ पे एक बात करें कि एन एग्जैक्टली क्या, उसको पहले समझा। तो एन को समझने के लिए हम दो चीज बना, तो दो चीज नहीं, बहुत सारा चीज। तो अपने बोलते हैं कि एक हो गया कंडक्शन बैंड, एक हो गया वैलेंस बैंड। अगर इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे इंसुलेटर। मतलब क्या हो गया कि भाई वैलेंस बैंड का मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बंधा हुआ है, वो उसके बाहर नहीं जाता। तो उतना एनर्जी अगर देंगे तो उस एटम के बाहर जाकर के थोड़ा घूमने लगेगा। तो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो कभी पूरा होता ही नहीं है, इसीलिए ये इंसुलेटर। अब इसी के जैसा सामने में एक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस। अब अपने बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा कम है, इसको अपने बोलते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब ये हो गया कि जब ये एनर्जी मिल जाएगा, और ये एनर्जी जनरली मिल जाता है, तो जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप करके चला जाएगा। और जो इसके बाजू में बनाते हैं, अपने बनाते हैं एक कंडक्टर। इसमें क्या है, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मोटा मोटी जुड़ा हुआ है। तो यहां तक वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, मतलब मोटा मोटी एक दूसरे के साथ ओवरलैप ही करके। तो मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी चाहिए ही नहीं होता, वो नेचुरली जा चुका होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन। तो ये एक ऐसा बात है। तो अब क्या है, अब अपने बोलते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो एन का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करे। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था वो भी वो एनर्जी एक्वायर करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। लेकिन अब बात को और ध्यान से सुना जाए, तो एन जो सेमीकंडक्टर के लिए है, इट विल राइज शार्पली। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारा लोग वैलेंस बैंड में था, ये एनर्जी मिल नहीं रहा था, तो कंडक्शन बैंड में जा नहीं पा रहे थे। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा तो अचानक से सारा का सारा वैलेंस बैंड वाले लोग कंडक्शन बैंड में नाचने चला गए। इस केस में क्या है, इस केस में ऑलरेडी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, टेम्परेचर मिलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर के केस में एन का वैल्यू विल राइज शार्पली। कंडक्टर के लिए भी बढ़ेगा लेकिन शार्पली नहीं बढ़ेगा, आराम से बढ़ेगा, शार्पली नहीं बढ़ेगा। अगला बात अपने बोलते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हो गया, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब एक कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, अगर हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दी तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर मोर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली, इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी। तो इफ इट विल एक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन को होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो गया, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो गया। अब सवाल ऐसा आता है कि एक पैरामीटर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और दूसरा पैरामीटर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका होगा क्या, ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साथ ये बोलते हैं कि भाई एक रेजिस्टिविटी का पैरामीटर, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। तो नाउ वी आर इन अ फिक्स कि टेम्परेचर बढ़ा तो एन का वैल्यू बढ़ा, बढ़िया बात है। टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू साथ साथ घटा। जनरली क्या होता है,
अपने जब एक पैरामीटर के ऊपर चर्चा करते हैं दूसरा कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ नहीं है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एन बढ़ गया और साथ साथ टाउ घट गया, और साथ साथ टाउ जो है वो घट गया। तो सेमीकंडक्टर के लिए अपने बोलते हैं टाउ डू नॉट डिक्रीज शार्पली, डू नॉट डिक्रीज शार्पली। तो ओवरऑल अगर अपने बात करें तो इसके लिए जो एन टाउ होगा, तो एन का वैल्यू बढ़ा, टाउ का वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ा, तो एन टाउ का वैल्यू जो कलेक्टिवली बढ़ गया। और कंडक्टर के लिए अपने बोलते हैं कि एन टाउ का वैल्यू जो है वो घट गया। इसके वजह से क्या आया, इसकी वजह से इसका सिग्मा जो है बढ़ गया, रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो गया। इसके केस में क्या है, सिग्मा का वैल्यू घट गया लेकिन रेजिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ गया। तो अब अपने ऐसा बोलते हैं that for conductor resistivity increases with the rise in temperature, और इसको अपने बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ माने वो ओमिक कंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, और उसको अपने बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। उस जमाने में ओम्स लॉ जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हुआ ही नहीं था, बाद में देखा गया कि ओम्स लॉ जो है वो ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो V प्रोपोर्शनल टू I जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि n राइजेस शार्पली, n राइजेस शार्पली। ये जो रीजन है, जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो अचानक से चला जाना, जो पहले से यहाँ पे तो पहले से था, तो n में कोई खास बदलाव आया नहीं, n जो था मोटा मोटी वही था, और टाउ घट गया। तो टाउ घट गया तो n टाउ का पैरामीटर जो इसके लिए डिक्रीज हो गया, इसके लिए डिक्रीज हो गया। और इसके लिए अगर अपने बात करें तो n का वैल्यू शार्पली बढ़ा और टाउ में कोई खास गिरावट आया नहीं, तो n टाउ का वैल्यू क्या हो गया, n टाउ का वैल्यू बढ़ गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सिग्मा इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये हो गया ऐसा बात। वेरी इंट्रिकेट, आराम से समझना। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं मैं, इंसुलेटर को तो हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वाइड गैप है, वो टेम्परेचर या कुछ भी चीज देने से हार्डली ऑब्टेन होता है। सेमीकंडक्टर के केस में थिन गैप है, तो अगर अपने टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एक्वायर करके कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाता है। कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑलरेडी मर्ज्ड है, तो आपके टेम्परेचर बढ़ाने से n के वैल्यू में कोई शार्प इंक्रीमेंट आता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उतना सारा इलेक्ट्रॉन पहुंचा हुआ है। टाउ के केस में डिक्रीज जो है वो आ जाता है शार्पली, किसके केस में, कंडक्टर के केस में। और सेमीकंडक्टर के केस में टाउ डू नॉट डिक्रीज शार्पली। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो एन टाउ पैरामीटर है वो सेमीकंडक्टर के लिए बढ़ गया और कंडक्टर के लिए डिक्रीज हो गया। इसके लिए सिग्मा गिर गया, इसके लिए सिग्मा बढ़ गया, रेजिस्टिविटी उसका उल्टा हो गया। अब इस वजह से वेरिएशन विद टेम्परेचर जो है उसको अगर अपने रेजिस्टिविटी के साथ अगर देखें, तो अगर ग्राफिकल वेरिएशन में एक या दो का बना देता हूं तो बहुत सारा संभव है। So let us consider these three graphs. तो अपने एक बोल रहे हैं कि भाई ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये हो गया सेमीकंडक्टर के लिए, रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग विद टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग विद टेम्परेचर। यहाँ पे अपने बोलते हैं मेटल के लिए आ गया, जो नॉर्मल कंडक्टर्स जो होते हैं उनके लिए आ गया, रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर। और अपने ये वाला पार्ट जो है ये बोलते हैं कि ये जो है ये हाई टेम्परेचर में जाकर के लीनियर हो जाता है, ये जो है ये जो रीजन है ये लीनियर हो जाता है, ये जो है ये लीनियर हो जाता है। और अगर अपने सुपर कंडक्टर के लिए अगर ग्राफ अगर दिखाएं, तो टिल अ सर्टेन टेम्परेचर इट डू नॉट शो एनी रेजिस्टिविटी, इट डू नॉट शो एनी साइन ऑफ रेजिस्टिविटी, इसलिए तो सुपर कंडक्टर है, इसीलिए तो सुपर कंडक्टर है कि टिल अ सर्टेन टेम्परेचर इट डू नॉट शो एनी साइन ऑफ रेजिस्टिविटी and then it is showing some sign of resistivity. This is regarded as सुपर कंडक्टर। ये जो है ये थोड़ी देर के बाद लीनियर हो जाता है, और इसके लिए अपने ऐसा एक्सप्रेशन यूज कर पाते हैं, रो एट ए टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो नॉट प्लस 1 अल्फा डेल्टा T या डेल्टा थीटा। तो वेरिएशन विद टेम्परेचर जो लीनियर आ जाता है, वो लीनियर आ जाता है। तो ये जो है ये आ गया वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर का ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। खाली ग्राफ आइडेंटिफाई करने को दे दिया जाता है, काफी बार ग्राफ खाली आइडेंटिफाई कर देने को दे दिया जाता है। जब ये देखो, ये कंडक्टर के केस में हिसाब से तो
इस पॉइंट पे इधर 0 टच कर जाना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ बच गया, तो इट इज बिकॉज ऑफ सम इम्प्योरिटीज। चाहे जैसा भी सामान हो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहेगा, तो ये जो है ये हल्का फुल्का रेजिस्टिविटी तब भी ऑफर करेगा इवन एट वेरी लो टेम्परेचर्स व्हेन वी एक्सपेक्ट कि रेजिस्टिविटी एज अ पैरामीटर ही खत्म हो जाना चाहिए, but due to those impurities it will exhibit certain amount of resistivity। तो जो बात बताया गया बहुत इंट्रिकेट, सारा बात एकदम दिमाग में रखेंगे। वेरिएशन विद टेम्परेचर, ओम्स लॉ का डिडक्शन हुआ है, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, सर्किट मैंने नहीं बनाया, हम लोग सिर्फ पॉल ड्रूड मॉडल के ऊपर आज चर्चा किए और कुछ भी नहीं, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग बात किया। फिजिसिस्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा है, जहाँ पे जे के बारे में बात किया गया, यानी कि करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लेना देना रखता है वो बताया गया, और फिर वेरिएशन विद टेम्परेचर फॉर रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी में डील की। So we'll keep it till here for today। आज यही तक।